आज भारत की विदेश नीति पूरे विश्व पर हावी हो चुकी है या अलास्का जैसी मीटिंग के बाद भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है? अमेरिका, इंडिया और यूरोप सहित कई देशों के चिंतक इस मामले में लगे हुए हैं कि इस समय पूरे विश्व की धुरी क्या हो सकती है। भारत की जो राजनीतिक शक्ति है उसको आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति के दोनों के सहयोग से मिलाकर के देखने की जरूरत है। जहां पर अमेरिका के अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री बेसेंट ने कहा कि अगर अलास्का में रूस और अमेरिका के बीच ये समझौता नहीं होता है तो इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लग जाएगा। आपको ये जानकर के हैरत नहीं होगी कि भारत इकलौता ऐसा देश एशिया में है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इसके वास्तविक मायने क्या है? क्या रूस का यूक्रेन के ऊपर आक्रमण इसका वास्तविक उद्देश्य है, या अमेरिका में आने वाली आर्थिक मंदी इसका प्रमुख उद्देश्य है, या भारत को आगे बढ़ने से रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है? तो अगर बेसेंट की माने, जो कि अमेरिका के प्रमुख अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री के रूप में भी देख चुके हैं उन्हें, अगर उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से अलग थलग पड़ा है। इंडिया ने जहां एक तरफ गुटनिरपेक्ष नीति को कमजोर करते हुए कई सारी जो नीतियां हैं, कई सारे मल्टीपोलर सिस्टम बना लिए हैं, उसको देख करके ये लगता है कि भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ ने जिस प्रकार से अमेरिका के पिछलग्गू होने का टैग अपना लिया है, भारत कम से कम उस टैग से हट चुका है। मोदी जी के साहसिक जो निर्णय है उसको आप इस चीज से देख सकते हैं। भारत और चीन के बीच जिस प्रकार की आपस में एग्रीमेंट होने की कवायद आगे बढ़ती है, उससे पूरे विश्व के सबसे बड़े जो विश्लेषक हैं अर्नॉल्ड बर्टलैंड, वो कहते हैं कि भारत ने वो साहसिक नीति और वो साहसिक अभियान चलाया है जिससे यूरोप भी अपना नहीं पाया था। कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो नित्य प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से प्रभावित हो रही है। उसके बावजूद भारत किसी का पिछलग्गू होने से बच गया है। भारत पे ये अभी तक का टैग नहीं लग पाया जो कि पहले लगता था कि भारत किसी एक देश का पिछलग्गू हो सकता है। भारत की विदेश नीति अपने चरम स्तर पे चल रही है। आप उसी चीज से जोड़ के देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जिस प्रकार के परिवर्तन और युद्ध हुए हैं, उससे भारत ने अपनी साहसिक अभियानों के जरिए, अपने साहसिक निर्णयों के जरिए पूरे विश्व को चौंकाया है। जहां उसने एक और अपनी रणनीतिक और सैनिक क्षमता को प्रदर्शित किया है, दुश्मनों को पीछे धकेलने की कवायद में वो सफल रहा है, वहीं पूरे विश्व के जो 5 प्रमुख देश अब तक कहे जाते थे उसमें भारत घुस गया है और उसने ये बता दिया है कि भारत कभी भी अपनी विदेश नीति में किसी विश्व के किसी भी मजबूत देश की दखल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि यूरोपीय संघ इस मामले में उससे बहुत ज्यादा पीछे हो गया है। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए है और उससे भी तेल खरीद रहा है। ये अभी बात किसने कही है? भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कही है। और ये भी कहा है कि रूस से जब इंडिया तेल खरीद रहा है तो वो नंबर 1 पे नहीं है। इस प्रकार से भारत ने उन सभी आलोचकों का जवाब आसानी से दे दिया जो भारत की विदेश नीति को असफल बता रहे थे। इसके विपरीत आज जहां अमेरिका, नाटो, यूरोपीय संघ, रूस, चीन अलग अलग मल्टीपोल बनते जा रहे हैं, वहां पर भारत ने सबके साथ संबंध बना करके ये बता दिया कि हम किसी भी देश से एक जैसे संबंध रखने के लिए विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, सैनिक जरूरतों के लिए और रणनीतिक साझेदारियों के लिए वो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधियां कर सकते हैं। जहां तक संबंध रूस और अमेरिका के बीच में पिसने का है तो भारत इसमें से सफलतापूर्वक निकला है। टैरिफ जो है सिर्फ भारत ने नहीं झेला, विश्व के 88 से ज्यादा देश जो है टैरिफ झेल चुके हैं। तो वो तो रूस से तेल नहीं खरीद रहे थे। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि भारत का रूस से तेल खरीदना एक स्पष्ट कारण नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि अमेरिका के जो प्रमुख उत्पाद होते थे वो ज्यादातर युद्ध के बाद जो है बेचे जाने की कवायद को लेकर के हमेशा मशहूर प्रसिद्ध रहते थे। उनका माना जाता था
कि भाई अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो किसी एक देश को अपने हथियार बेच करके वो अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं ने अमेरिका के उस प्रयास को भी उल्टा कर दिया, क्योंकि जब इजराइल और फिलिस्तीन जैसे कई देशों के साथ इजराइल का युद्ध हुआ तो उन देशों में भी अमेरिका किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं दे सका, ना ही उसको कोई भारी भरकम ठेके मिल पाए जिसकी की संभावना थी, और इसीलिए उसने उस युद्ध में घुसने की कोशिश भी की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके युद्ध में घुसने से अमेरिका को कोई नुकसान हुआ। अमेरिका जो था वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन दमदार बात यह थी कि रूस ने इतने तमाम दबावों के बावजूद भी भारत का साथ देने का निर्णय लिया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं, साझेदार हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकते हैं, लेकिन दोस्त सब जो है दिखावा है, क्योंकि एक बहुत मजबूत देश और एक कमजोर देश की कभी मित्रता नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कमजोर देश उस मजबूत देश में मिलने जा रहा है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यूक्रेन को देख करके पूरे विश्व के देशों को ये समझ में आ गया है कि अपने निर्णय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश पर इस प्रकार निर्भर नहीं रहा जा सकता कि वो अंतिम समय में अपना निर्णय वापस ले ले। अमेरिका ने जिस प्रकार से छल किया यूक्रेन के साथ और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को आगे करके रूस के ऊपर दबाव बनाने की जो कोशिश की, उससे ये बात साबित हो गई कि यूक्रेन उनके जाल में फंस गया, और अगर उसकी अपनी कोई स्पष्ट नीति रही होती तो शायद वो इतना नुकसान नहीं झेलता। सबसे मजे की बात यह है कि जो भी बात भविष्य में उसको लाभ पहुंचा सकती थी उसको वर्तमान ने परेशान करके रख दिया, और ये बात साबित कर दिया कि पूरे देश को एक प्रभावी स्पष्टवादी कूटनीतिक व्यक्ति की जरूरत होती है, ना कि किसी जोकर की या बहुत बड़े अर्थशास्त्री की। अर्थशास्त्री किसी देश के व्यापार को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन पूरे विश्व से विदेश व्यापार सैनिक समझौते करने के लिए उसका कूटनीतिक होना जरूरी है, और भारत ने यह काम बखूबी करके दिखाया है। अगर यह सरकार आगे लंबे समय तक चलती रही तो यह माना जा सकता है कि पूरे विश्व के 3 या 4 प्रमुख शक्तिशाली देशों में भारत एक प्रभावी भूमिका में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पूरा विश्व रोजगार की मार से, मंदी की मार से आगे बढ़ने के कोशिश में नाकाम रहा है, भारत ने इसमें भी जगह बनाने की कोशिश की, और अपने सामाजिक समझौते से, अपने सामाजिक सहयोग से निचले स्तर तक अपने सहयोग को, अपने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिससे हर व्यक्ति का विकास हो सके। लेकिन अब इस चीज को प्रकृति के एक बहुमूल्य आयाम के रूप में देखा जाए या विश्व में होने वाली प्रमुख घटना के रूप में देखा जाए, तो जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति, सैनिक, वित्त ये मिलकर के तय करते हैं कि विदेश नीति क्या हो सकती है। चाइना, रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ और इन देशों के बीच में भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि अपनी साहसिक नीतियों के चलते, अपनी साहसिक रणनीतियों के चलते वो सबके साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए तत्पर है, और वो किसी भी देश के प्रभाव में झुक नहीं सकता है। आने वाले समय के लिए ये इशारा काफी है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को किसी भी देश के पाले में जाने से रोकने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर ज्यादा अंकुश ना लगाया जाए, और यही शायद सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। तो इस प्रकार से भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से सफल रही है, और विश्व के मुकाबले में देखा जाए तो जहां अन्य देशों की नीतियां विफल हो गई, वहां भारत विश्व गुरु बनने की राह पे आगे चल सका है। और मेरी बात जो है विदेश स्तर पे हो रही है, क्योंकि 150 करोड़ वाली जनसंख्या को पूरी तरीके से संतुष्ट रखने के लिए बहुत सारे प्रयास हमेशा से नाकाम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।